हेलो फ्रेंड्स, टू आइडियल सरकारी में आपको स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नए में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारी जो प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है, प्राचीन भारत की, जो सीरीज चल रही है उसका आज ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं, जो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक जो काल था वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित था, उसका कोई भी प्रमाण नहीं था। फिर उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल आया वो पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था और उसके प्रमाण मिले थे। जबकि जो ऐतिहासिक काल आया, ऐतिहासिक काल में विदेशी स्रोत भी प्राप्त हुए थे, विदेशी स्रोतों का भी इसमें विलय हुआ था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मानव होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की ओर बढ़ा था, मतलब आधुनिक मानव बढ़ने का जो क्रम था वो किस तरह से आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल से शुरू होता हुआ आज तक हमारे पहुंच गया है ना, विकसित मानव तक आ गया है। तो इस सीरीज में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत या ऐसे कौन कौन से सोर्सेस रहे हैं जिसके थ्रू हम प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। तो उस स्रोत में हमने आपको लिखाया था कि स्रोत तो तीन प्रकार के थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी पुरातत्वों से प्राप्त स्रोत, है ना, जो विदेशों से स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो शिलालेख हैं और शिलालेख के अंतर्गत जो पत्थरों में जो लिखावट होती है, नक्काशी, चित्रकला और मूर्तियां, सिक्के और जो कुछ लोकलाइज सिक्के जो लोकल एरिया में चलते थे, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि नहीं भाई ये इस युग का था और इसका सोर्स ये है ना। अगर हम बात करें कि सबसे पुराना जो शिलालेख है वो बुर्ज-होम का है। सबसे पुराना शिलालेख जो था वो बुर्ज-होम का था, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व में बनाया गया था। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पुराना जो शिलालेख है वो अशोक ने बनाया था उसको, जो लगभग 300 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। ठीक है, टी पेंथेलर ने और जेम्स प्रिंसिप ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया था। ठीक है, टी पेंथेलर और जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे थे अभिलेख। ये हम लोग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण स्रोत, इसमें सबसे पहला हमारा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। तो अभिलेख में हम लोग लिखेंगे, लिखो बेटा, अभिलेख में लिखो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। लिखो, सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। कहां मिले भाई? मैसूर में मिले हैं। जो सबसे अधिक अभिलेख हैं वो हमारे मैसूर में मिले हैं। भारत में अभिलेखों की खोज अशोक ने की। भारत में अभिलेखों की खोज करता अशोक है, जिन्होंने जेम्स प्रिंसेप
जिन्होंने जेम्स प्रिंसेप और टी पैंथेलर का साथ लिया। जेम्स प्रिंसेप और टी पैंथेलर का साथ लिया, मतलब जो अशोक थे, अशोक ने जेम्स प्रिंसेप और टी पैंथेलर के साथ मिलकर इसकी शिलालेखों की खोज की थी। तो प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। जो शुरुआत के अभिलेख थे, जो सबसे पहले मिले थे, वो प्रारंभिक भाषा में थे। ठीक है, इनकी लिपि ब्राह्मी थी। इनकी लिपि ब्राह्मी थी, किंतु किंतु उत्तर पश्चिम के अभिलेख, ठीक है, किंतु उत्तर पश्चिम के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, किंतु उत्तर पश्चिम के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम के अभिलेख कहां मिले भाई? खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो भाई अभिलेख के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है, प्राचीन भारत में जो स्रोत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अभिलेख। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है, सबसे अधिक अभिलेख कहां मिले भाई? मैसूर मिले। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो मैसूर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारत में अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक को माना जाता है कि भारत में अभिलेखों का जन्मदाता कौन है? अशोक है, जिन्होंने जेम्स प्रिंसेप और टी पैंथेलर के साथ मिलकर काम किया था। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। जो अभिलेख स्टार्ट किए गए थे, मतलब मिले थे शुरुआत में ही, वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में थे। और इनकी लिपि कैसी थी? इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन जो उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुए थे, उनकी लिपि ब्राह्मी नहीं थी, उनकी लिपि खरोष्ठी थी। अच्छा, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है? जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब इधर से दाएं से, मतलब दाएं इधर से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे मतलब यहां शुरू करो, यहां से शुरू करते 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 इधर आ जाओ। लेकिन जो ब्राह्मी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, वो ब्राह्मी लिपि ही लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो अभिलेखों के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सबसे अभिलेख किस भाषा में थे, किसने खोज की थी, है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है अच्छा, हमने भी आपको बताया कि अशोक ने अभिलेख जारी किए थे। ठीक है, तो उसमें अब आपको लिखना है, दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी किए। अशोक ने अभिलेख जारी किए। किससे प्रभावित होकर भाई? दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी किए। ठीक है, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था।
ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो एक है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो बात पता चल गया कि भाई अशोक ने जारी किया था, और अशोक ने किससे प्रभावित होकर जारी किया था, तो वो दारा से। ठीक है, और अशोक के सबसे पहले की खोज किसने की थी, तो खोज की थी हमारे टी पैंथिलन ने। सर्वप्रथम, ये भी लिख लेना, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज टी पैंथेलर ने की थी। टी पैंथेलर ने की थी, याद रखना, टी पैंथेलर ने खोज की थी और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और शिलालेखों का जन्म था, कौन था, अशोक। किससे प्रभावित हुआ था, दारा से। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आता है मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में, मध्य प्रदेश का जो एरण अभिलेख है, ठीक है, उसमें हूण राजा की चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख, मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख हूण राजा तोरमार के लेखों का वर्णन करता है, लेखों का वर्णन करता है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि एरण अभिलेख कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, एरण अभिलेख कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, पारसीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से, पारसीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से, याद रखना, ये था पारसीपोलिस व बेहितून अभिलेखों से, अभिलेखों से यह पता चलता है, पारसीपोलिस और बेहितून अभिलेखों से यह पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। कि ईरानी शासक दारा ने सिंधु नदी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये वही दारा है जिससे प्रभावित होकर अशोक ने शिलालेख अभिलेख जारी किए। तो ये अभिलेखों से ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वो कौन से अभिलेख हैं जो ये बताते हैं कि दारा ने सिंधु नदी के क्षेत्र पर या सिंधु नदी के एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। तो पारसीपोलिस और बेहितून के अभिलेखों में ये वर्णन किया गया है कि दारा जो था, दारा कहां का था, ईरान का शासक था। दारा जो ईरान का शासक था, उसने सिंधु नदी के जो एरिया को कब्जा कर लिया था। अच्छा, सिंधु नदी के एरिया को कब्जा करने का मेन मकसद क्या था, जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, उसमें भाई हमारा जब कब्जा हो जाएगा तो उसमें जो भी फसल होगी, जो भी टैक्स उससे आएगा, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, तो यही ईरानी सम्राट दारा है जिससे प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख और शिलालेख जारी किए थे। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1836 में इसको पढ़ा था। सर्वप्रथम, अच्छा, पढ़ा था किसने, अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और अभिलेखों को खोजा था टी पैंथिलन ने। ये दोनों बातें याद रखना। मध्य प्रदेश का जो एरण अभिलेख है, इसमें हूण राजा तोरमाल के बारे में चर्चा की गई है। जो हूण राजा तोरमाल है, उनके बारे में चर्चा की गई है मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में, मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जो पूछे जाते हैं, तो आप एक तरफ लिख लो अभिलेख और एक तरफ लिख लो शासक। एक तरफ आप अभिलेख लिख लो, अभिलेख, छूट गया था क्या, चलो अभी लिखा, ठीक है। एक तरफ अभिलेख
और एक तरफ शासक। जैसे हम तुमको लिखा रहे बेटा वैसे ही लिखना। प्रदीप, ठीक है बेटा, प्रदीप तुम ऐसे लिखना जैसे जो हमने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा, ठीक है। अभिलेख और शासक। अब देखो इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ठीक है, कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ठीक है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ठीक है। देखो हाथी गुम्फा अभिलेख पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित भाई? एक राजा थे खारवेल, खारवेल शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक से, खारवेल जो कलिंग का राजा था, खारवेल जो था वो कलिंग का राजा था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख इससे संबंधित है। और अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? तो कलिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है, कलिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसी को हम लोग बोलते हैं गिरनार अभिलेख, ये संबंधित है रुद्र दमन। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है भाई? रुद्र दमन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? रुद्र दमन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है भाई नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो आता है तो नासिक अभिलेख आता है गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। नासिक जो अभिलेख है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है, ठीक है। बलश्री, ठीक है। इसके अंदर प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके बारे में बताता है भाई? तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा भाई? देखो जैसे हम बोल देंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख का विषय क्या है, प्रश्न ये ऐसे पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का विषय क्या है, तो या तो उसमें कुछ ऑप्शन खारवेल से संबंधित होगा या तो उसमें कोई ऑप्शन कलिंग से संबंधित होगा। तो आप दोनों को आप अपने दिमाग में रिमाइंड कर लेना कि भाई जो हाथी गुम्फा है वो कलिंग और खारवेल से संबंधित है, ठीक है। कलिंग साम्राज्य के अंतर्गत खारवेल जो शासक था उसकी जो कैसी नीतियां थी, कैसा उसका शासन सत्ता था और कैसे उसके विदेशी संबंध थे, कैसे उसके अपने प्रजा के लिए उसके कार्य थे, है ना, कौन कौन से नियम उस समय लागू थे, कौन कौन से कृषि ऋण लिए जाते थे, कौन कौन सी कृषि सुविधाएं थी, कौन कौन सी उस समय प्रथाएं चल रही थी, किस कुप्रथा को नष्ट किया गया था या इसकी नीति के कारण कौन सी कुप्रथा ने जन्म लिया था, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हमारे अभिलेख में मिलती हैं। अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख की तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दमन की विजय वही है। रुद्र दमन ने क्या क्या कार्य किए थे, कौन कौन सी उसकी विजय थी, कौन कौन से उसने अभियान चलाए थे, तो यही सब बातें इसके बारे में बताई जाती है। अगर नासिक अभिलेख की बात करें, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र बलश्री, ठीक है, इसमें गौतमी बलश्री है तो इसमें गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में बताया गया है। सप्तकर्णी के बारे में बताया गया है, सप्तकर्णी के बारे में बताया गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो था वो समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख।
मंदसौर अभिलेख संबंधित है मालवा के शासक से, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन से। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख कौन था भाई? तो ये मंदसौर अभिलेख, ठीक है। इसमें भी यशोवर्मन की नीतियों को बताया गया है। तो ये 4-5 अभिलेख है, एक दो और बचे हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग से, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है, ठीक है। अब अगर आप करें मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोवर्मन से संबंधित है, मालवा के शासक यशोवर्मन से संबंधित है। इसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, अब ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, इसमें वर्णन क्या किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ऐहोल अभिलेख संबंधित इससे पुलकेशिन द्वितीय। अब इसमें पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन के युद्ध, हर्षवर्धन का युद्ध, इसमें किसके बारे में बताया गया है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध। आपको बता दें, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, ठीक है। हर्षवर्धन एक कन्नौज का शासक था, ठीक है, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में जो कन्नौज आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कैसे इसके पिता ने यहाँ पे आए थे और उसके बाद कैसे इसने गद्दी हासिल की थी। ऐहोल अभिलेख, तो हर्षवर्धन को हराने, हर्षवर्धन बहुत प्रतापी और सम्राट शासक था, उसको सिर्फ एकमात्र शासक ने हराया था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का वर्णन हमको मिलता है ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख किसके बारे में बताता है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हीरो कौन इसका? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन इसमें किसकी चर्चा की गई है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध की चर्चा की गई है। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख। अब ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज, ये वही राजा भोज हैं जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी, ठीक है। ये वही राजा भोज हैं जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी, ठीक है। और ये किसके बारे में बताते हैं? ये जो ग्वालियर अभिलेख है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन है। तो ये जो सीरीज है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। भोज वही प्रतिहार के नरेश हैं जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद आता है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। अब भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से संबंधित है कौन? भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है भाई? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की घटनाएं, जीवन, ठीक है। तो भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है भाई? स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। याद रखना, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में ऐसा शासक था जिसने वीणा बजाया था, वीणा बजाते हुए जिसकी फोटो दिखाई पड़ती है। समुद्रगुप्त वीणा का बहुत शौकीन था, ठीक है, वीणा का बहुत शौकीन था, संगीत प्रेमी था, ठीक है। और संगीत से हम आपको बता दें कि भाई एक ऐसा मुगल था औरंगजेब जो खुद संगीत
बजाता था लेकिन संगीत से नफरत करता था। ध्यान समझना, जो खुद तो वीणा बजाता था, संगीत का प्रेम, संगीत गाता था, गाना गाता था, लेकिन खुद संगीत से उसको बैर था। ठीक है, तो भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से, ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से, एहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन दत्ती से। पुलकेशिन दत्ती और हर्षवर्धन का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, जिसमें पुलकेशिन दत्ती ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, और इसकी चर्चा एहोल अभिलेख में की जाती है। इसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख। इसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बेटा संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। ठीक है, इसमें बस विजयसेन से संबंधित है, तो इसमें बंगाली शासक की व्यवस्था को बताया गया है, बंगाली शासक। अगर हम आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो बंगाल के शासक विजयसेन के बारे में चर्चा करता है, तो देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, तो ये देवपाड़ा अभिलेख हो गए। तो इतने सारे अभिलेख आपको याद रखने हैं। इससे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन दत्ती से। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने आपको कल बताया था कि अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है, या पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। अगर हम पूछे अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, याद रखना, पॉइंट लिख लेना। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। कहा गया पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। ठीक है, और अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा। मास्की, देखो चार अभिलेख थे, एक था मास्की, एक था गुर्जरा, एक था निटूर, एक था उदयगोलम। निटूर और उदयगोलम, ये चार अभिलेख ऐसे थे जिसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया। अशोक का नाम अशोक बताया गया। ठीक है, अशोक का नाम अशोक बताया गया। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, निटूर और उदयगोलम। तो ये हमारी जानकारी थी अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों के बारे में इतनी जानकारी आपको हो गई है। ठीक है, अगर हम आपसे यही रिपीटेशन के लिए क्वेश्चन पूछे तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है कलिंग राजा खारवेल से। एक बात और याद रखना, ये जो बेटा हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी एक और खासियत है। इसकी खासियत क्या है कि ये तिथि रहित अभिलेख था। ये कैसा था भाई? तिथि रहित अभिलेख था। कैसा था भाई? तिथि रहित अभिलेख था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो था बेटा वो तिथि रहित अभिलेख था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा अभिलेख जो तिथि रहित हो वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख क्या बताता भाई? खारवेल बताता है। खारवेल के बारे में बताता है। खारवेल कहां का शासक था? कलिंग का इतिहास, कलिंग का शासन। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के बारे में बताता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। यहीं से एक प्रश्न आता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का दिमाग घूम गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग की राजधानी क्या थी?
कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी त्रोसली। कलिंग की राजधानी थी त्रोसली। कलिंग की राजधानी थी त्रोसली। हाथी गुम्फा विलेख ये तिथिरहित था, ये खारवेल से संबंधित है। ये कलिंग के शासक खारवेल के बारे में बताता है। ये 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखना। कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग की राजधानी त्रोसली थी। इसके बाद आता है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? हाँ, रुद्रदमन से। किससे संबंधित है भाई? जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रदमन से। इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख था गौतमी पुत्र बलश्री। गौतमी पुत्र बलश्री। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी या गौतमी पुत्र के सप्तकर्णी के बारे में इसमें चर्चा की गई है, बताया गया है। इसके बाद आता है प्रयाग, देखो उसमें लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जो वीणा बजाता था, और इसकी जो सिक्कों में फोटो है वो वीणा बजाते हुए इसको देखा गया है। इसके बाद मंदसौर अभिलेख आता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख जो था वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। और इसके बाद आता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन दत्ती। एहोल अभिलेख पुलकेशिन दत्ती। पुलकेशिन दत्ती और हर्षवर्धन का युद्ध। हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन दत्ती, जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। इसके बाद अभिलेखों के बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिक्कों की। ठीक है, सिक्कों की। तो अभिलेख, यहां से अपना अभिलेख पूरा हो जाता है। अभिलेखों से जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख बुर्जहोम का, सबसे और भारत का सबसे पुराना अभिलेख था, मतलब अशोक ने शुरू किया था, है ना, और वो बुर्जहोम का था। 1400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और भारत वाला 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, थैंक यू।